नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कॉप 15 की सेकेंड राउंड ऑफ बैठक होने वाली है कुनमिंग, चाइना में। और यहाँ पर कोशिश किया जाएगा कि वर्ल्ड के सामने एक नए बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स आ सके। जैसे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे, वैसे ही इस डिकेड के नए बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स भी आए। साथ ही साथ जैसे पेरिस क्लाइमेट डील में एक ग्लोबल अग्रीमेंट हो सका विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, वैसे ही एक ग्लोबल अग्रीमेंट हो सके विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन। लेकिन इस बैठक में जैसा पता चल रहा है, ऑलरेडी इसके पहले के जो नेगोशिएशन राउंड्स हो रहे हैं उसमें ऑलरेडी एक ग्लोबल डिवाइडिंग पॉइंट आ चुका है, और वो है बायोपायरेसी, जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड को वापस बांट रही है। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये टेक्निकली थोड़ा सा आज की जो क्लास है थोड़ी सी हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल अनमिसेबल है। ये ऐसा है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के इंटरव्यू, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। क्या होता है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, क्यों ये इतना बड़ा इशू बन गया है, इसको हमें ध्यान से जानना होगा। सिंपल क्लास होगी, अगेन मैं कह रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन क्लास सिंपल होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जो आप देख सकते हैं न्यूज में, प्रायर टू कुनमिंग कॉप 15 सेकेंड राउंड, यूएनसीबीडी नेगोशिएटर्स में बायोपायरेसी को लेकर डाइवर्जेंस आ चुका है। तो क्या है सब कुछ आज की इस क्लास में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके सिवा टेलीग्राम चैनल, कम्युनिटी पेज, आप जहां पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा 0% ईएमआई में हम लोन भी ऑफर कर रहे हैं। और जब भी अनअकैडमी आए, यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो ये है दोस्तों, मेरी तरफ से आपको हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलने वाली है। कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में बने रहेंगे। आपको जो गाइडेंस चाहिए उसके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, बट दैट इज ओनली इफ यू आर यूजिंग द कोड KC10 एंड 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन पर, प्लस आइकनिक कॉम्बो कैसी भी। इसके सिवा आपके मन में कोई भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी सिलेबस प्रिपरेशन, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूपीएससी सिलेबस, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उनको बस KC10 कोड के बारे में बताइएगा याद से। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों सेकेंड मीटिंग होने वाली है 15 कॉप 15 की, सीबीडी के कॉप 15 की अप्रैल के लास्ट वीक में होगी। पिछले साल ऑलरेडी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन मोड में अक्टूबर 2021 में कॉप 15 की पहली राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे होना यूं है कि मेंबर कंट्रीज यहाँ पर बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कैसा कन्वेंशन हमें बनाना है, क्या नए टारगेट्स बनाने हैं दुनिया के लिए, तो इन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन दोस्तों, बायोपायरेसी की एक इशू है जो कि ऑलरेडी दुनिया को डिवाइड कर रही है। स्पेशली ये बैठक इस वक्त यूएन ऑफिस ऑफ जेनीवा पे चल रही है, क्योंकि फाइनल तो क्या है, कुनमिंग में जाना है और वहां पे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले से ही नेगोशिएशन राउंड चालू हो जाते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो यूएन ऑफिस ऑफ जेनीवा में ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, सो दैट कुनमिंग में कुछ बढ़िया पॉजिटिव हो सके, कुछ डिलीवरेबल मिल सके। तो दोस्तों, अगर हम यूएन ऑफिस की बात करें तो उसके 4 मेजर ऑफिस हैं, जहां पे यूएन एजेंसीज एंड इनकी ज्वाइंट प्रेजेंस है। तो अगर आप देखें तो जेनीवा के सिवा न्यूयॉर्क है, नाइरोबी है, जो अलग ऑफिसेज हैं। एंड ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज है जो आपको जानने हैं। हेडक्वार्टर यूएन की कहां पे है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। तो इसके सिवा न्यूज में क्या है, जल्दी से न्यूज पर आते हैं। जो नेगोशिएशन हो रहे हैं दोस्तों जेनीवा में, वो कोशिश कर रहे हैं कि पेरिस स्टाइल, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस स्टाइल एग्रीमेंट हो सका, जिसमें हर कंट्री ने अपने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन दिए, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी हर कंट्री अपना अपना टारगेट दे सके कि भाई हम इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, ये चीजें करेंगे, इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। लेकिन एक इशू आ गया है। ये इशू क्या है, एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ये क्या है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, और कहा जा रहा है इसके द्वारा बायोपायरेसी आज के टाइम में हो रही है। अब बहुत सारे नए नए टर्म्स आपके लिए गिर रहे हैं। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, हो सकता है आपको बायोपायरेसी भी ना मालूम हो। तो ये सारे टर्म्स हैं, मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है तो घबराइए मत, मैं कवर करूंगा। तो अफ्रीकन कंट्रीज का कहना है कि कोई भी डील अगर होगी कुनमिंग में, तो उसमें एक चीज तो होना ही होना है। वो क्या होना है कि अगर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के थ्रू कोई भी कंट्री इसका इस्तेमाल कर रही है, तो उसके लिए जिस कंट्री से ये डेटा ओरिजिनेट कर रहा है उसको पेमेंट होना है।
आपको नहीं समझ आया, मुझे मालूम है, तो घबराइए मत। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करता हूँ। अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं, ऊपर ऊपर से सब कुछ हम एक बार जल्दी से कवर कर देते हैं। तो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है दोस्तों, रियो अर्थ समिट 1992 से ओरिजिनेट करती है, 29 दिसंबर 1993 को एंटर इनटू फोर्स होती है। सीबीडी का 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो। नंबर 2 क्या है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका इस्तेमाल सस्टेनेबली करो, इतना मत करो कि बेचारा खत्म ही हो जाए, बायोडाइवर्सिटी खत्म मत कर दो, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करो। तीसरा, जहां से वो बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न हो रहा है उस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके साथ रिसोर्सेज से जो बेनिफिट मिला उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। उनको फाइनेंशियली, अगर आप इसे पैसे बना रहे हो दवाई बना के, मान लो कहीं से मेरे गांव के पास एक नीम का पेड़ था, वो नीम का पेड़ बहुत ही जबरदस्त किस्म का था, उससे मान लीजिए एक दवाई बनती थी, तो उससे दवाई बनाने वाली कंपनी, जिन लोगों ने इस नीम के पेड़ को संरक्षण दिया, आज तक ग्रो किया, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। फाइनेंशियली रेम्यूनरेटिव उनके लिए भी रेम्यूनरेशन किसी ना किसी प्रकार के होने चाहिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है किसके, सीबीडी के। सीबीडी में ही अगर आप देखें तो 2 प्रोटोकॉल आता है यूएनसीबीडी में, एक है नगोया प्रोटोकॉल, दूसरा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इस वक्त हमारे लिए इस कंटेक्स्ट में रिलेटेड नहीं है, लेकिन जल्दी से आपको बता देता हूं कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे डील करता है कि भाई अगर कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी जीएम ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी कैसे सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए उसकी बात करता है। इसके सिवा जो इस कंटेक्स्ट में, इस डिस्कशन के कंटेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जहां से कोई भी जेनेटिक रिसोर्स उत्पन्न हुआ, वहां के जो लोग हैं उनके साथ इसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में बोलूं, जो मैंने कहा, मेरे गांव में नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ से एक कंपनी आई और आके उससे दवाई बना दी, और उस दवाई से मान लीजिए कैंसर का इलाज होने लगा, वो कैंसर की दवाई बनाती है, करोड़ों छापती है, और उसके बाद मेरे गांव वाले कह रहे हैं साहब अब हम क्या करें, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो गांव वाले लोगों को कंपनी आएगी, उनको पैसा देगी। ये कौन कहता है, नगोया प्रोटोकॉल कहता है। ये 12 अक्टूबर 2014 को एनफोर्स हुआ है, और इसका कहना है कि भाई जो भी बेनिफिट्स हैं वो जेनेटिक रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने से जो भी बेनिफिट मिले उनको फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से इंडिजिनस पीपल जो उसको आज तक प्रोटेक्ट किए हैं उनके साथ शेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 प्रोटोकॉल हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे बायोपायरेसी क्या होती है। बायोपायरेसी क्या हुई, बायोपायरेसी ये हुई दोस्तों, जो मेरे गांव में नीम का पेड़ था, जो कि मैं, मेरे दादा, मेरे परदादा सब मिलके उसे संरक्षित किए, उसको हम इस्तेमाल करते थे और अपने हेल्थ के लिए खाते थे, खांसी के लिए दवाई बनाते थे, और फिर एक कंपनी आई और खांसी का एक ऐसा दवाई बना दी, कफिंग का, अगर जिनको खांसी नहीं समझ आती तो कफिंग के लिए एक ऐसी दवाई बना दी जिससे कि कफिंग खत्म होने लगी और उसको मिलने लगे बहुत सारे पैसे। तो प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए था कि हमसे उसने ये पत्ते लिए, इस नीम के रिसोर्सेज लिए, तो क्या होना चाहिए था, हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए था। लेकिन वो कंपनी चोरी छुपे आई, एक दिन उस नीम के पेड़ का शाख काट के ले गई और अपने लैब में ले गई और उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया, और उससे उन लोग दवाई बनाने लगे और वो पैसा बनाने लगे। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का पायरेसी है, एक प्रकार की चोरी है, इसको कहते हैं बायोपायरेसी। तो डेवलप्ड कंट्रीज अक्सर कहा जाता है कि वो इस प्रकार की बायोपायरेसी करते हैं, हल्दी का कुछ इस्तेमाल कर दिया, नीम का कुछ इस्तेमाल कर लिया, उससे दवाई बना ली और उसमें फिर लग जाता है पेटेंट, और जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो भी उसके बेनिफिट से वंचित रह जाती है। आज के टाइम में काफी एक्सपर्ट्स इसको साइंटिफिक कोलोनियलिज्म भी कहते हैं। तो अब आप जब बायोपायरेसी समझ गए हैं तो यूएन से ही एसोसिएटेड एक टर्म है आईसी टारगेट्स। तो जान लीजिए 2011 से 20 में हुआ था, ये सब आईसी टारगेट्स के पार्ट थे। तो इसमें अगर आप देखें तो 20 टारगेट्स थे, और उसमें अगर आप देखें तो ABCDE यानी कि ये 5 क्या हैं, इसके गोल हैं। तो ये गोल आपको याद रखना था, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ भी दिया है। तो ये आईसी टारगेट से यूएनसीबीडी के अंदर ही आए थे। तो हम डिस्कशन पे वापस आते हैं। बायोपायरेसी क्या हुआ, बायोपायरेसी हुआ यदि आप मेरे द्वारा संरक्षित किसी भी बायोलॉजिकल चीज की, कोई भी बायोलॉजिकल स्पीशीज है, यदि उसका आप बेनिफिट कमाते हैं और मुझसे बिना कंसल्ट किए मुझसे चुरा के ले जाते हैं और उससे प्रॉफिट बनाते हैं और वो प्रॉफिट मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं, तो ये क्या हुई, बायोलॉजिकल स्पीशीज की चोरी, यानी बायोपायरेसी। अब दोस्तों वक्त बदल गया है। आज के टाइम में ना, पहले टाइम में बैंक अगर चोरी करनी होती थी बैंक की, तो क्या करना होता था, वो बंदर टोपी पहनते थे और जाके बैंक के बाहर खड़े हो जाना होता था और जाके रात को ताला तोड़ना होता था और फिर लॉकर में
वो कौन सी मूवी है ना, उस मूवी की तरह जाते थे और जाके वो पैटर्न घुमाते थे और बैंक खुल जाते थे। यही तरीका होता था पहले, तो ऐसे ही बैंक की चोरी होती थी। लेकिन आजकल के टाइम में अगर किसी को बैंक अकाउंट में चोरी करनी है तो क्या करता है, कंप्यूटर खोलता है और जाके वो हैकिंग करता है और बैंक के जो भी डेटाबेस है वहां से पूरा का पूरा पैसा निकाल लेता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है बायोपायरेसी के साथ भी। अब दोस्तों मान लीजिए बायोपायरेसी को अगर समझना है तो एक कहानी सुनिए वापस से, आज कहानी की ही क्लास है लगता है, तो कहानी सुनिए भैया जल्दी से। तो स्टीविया जानते हैं, नहीं जानते तो ये देखिए, तो शायद आप लोगों ने ये देखा होगा, एक कंपनी है उसका स्टीविया आता है, मीठी तुलसी इज ग्लोबली नोन एज स्टीविया। तो स्टीविया दोस्तों एक प्लांट है, इससे क्या बनता है, तो जैसा आप देख सकते हैं, तो जो शुगर की जिनको अगर डायबिटीज है तो उनके लिए क्या होता है कि भाई उनको अगर शुगर आप देंगे तो उनके लिए हानिकारक है, तो एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, नेचुरल स्वीटनर चाहिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर चाहिए। तो स्टीविया एक प्लांट है, ये वाला पौधा है, इसका पत्ता जो होता है ना बड़ा मीठा होता है, तो इसके पत्ते से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और इससे हम नेचुरल स्वीटनर बनाते हैं। इसका खासियत क्या है, चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन C6H12O6 ग्लूकोज वगैरह शुगर नहीं है इसमें, लेकिन नेचुरल स्वीटनर है, मीठा करता है लेकिन चीनी नहीं है। तो साउथ अमेरिका में इसको बरसों से उगाया जा रहा है ना। अगर आप देखें तो ये नेटिव है पैराग्वे का, और उसके बाद चाइना, इंडिया, हर जगह इसको उगाना शुरू कर दिया गया है। तो होता यूं है ना दोस्तों, आज के टाइम में जापान बहुत बड़ा कंज्यूमर है इस प्रकार के नेचुरल स्वीटनर का, और ग्लोबली आप देखें इंडिया में भी कंपनी बना के बेच रही है। मीठी तुलसी इज ग्लोबली नोन एज स्टीविया डैश ग्रीन, जो भी नाम है इसका, तो ये ग्रीन के नाम से बेच रही। तो इस प्रकार का नेचुरल स्वीटनर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, किसे कैंसर हो जाता है, हार्मोन के साथ इम्बैलेंस हो सकती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स के बाद लोग नेचुरल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है इसका, नेचुरल स्वीटनर का। दुनिया भर में ये मीठी तुलसी उगाया जाता है और एक्सपोर्ट होता है। दुनिया भर के गरीब किसान हैं, वो नेचुरल स्वीटनर साउथ अमेरिका के उगा रहे हैं, यूएस बेच रहे हैं, चाइना से जापान जा रहा है, इंडिया से भी अगल बगल जा रहा है। तो इस प्रकार से किसान क्या कर रहा है, इससे पैसे कमा रहा है। यहीं पर आई एक हैकिंग वाला, जैसे मैंने बताया ना, चोरी आज के टाइम में कैसे होती है, बैंक बंदर टोपी पहन के नहीं होती है, कैसे होती है, कंप्यूटर खोल के होती है। तो नीदरलैंड्स की एक कंपनी आई, उन्होंने क्या किया कि भाई आज के टाइम में ना हर स्पीशीज का आप क्या कर सकते हो, हर स्पीशीज का जो डेटा है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, डीएनए आरएनए को आप डेटाबेस में डिजिटली स्टोर कर सकते हो। तो वैसे ही स्टीविया का भी क्या है, ऐसे ही एक डेटाबेस में पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस किया हुआ डाला हुआ है। तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग वाला डेटा था उनके पास, तो वो क्या किए, स्टीविया का जीनोम सीक्वेंसिंग वाला डेटा खोले कि देखे भाई कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ATGCCG किस प्रकार से ये अरेंज्ड हैं, है ना, किस प्रकार से ये अरेंज्ड है, ये डेटा इनको मिल गया। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इसके बाद इन लोगों ने यही स्टीविया को, क्योंकि इसका जेनेटिक डेटा है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, तो इसको लैब ले गए, लैब में जाके यूजिंग माइक्रोबियल प्रोसेस सेम चीज रेप्लिकेट करवा के बनवा दिया। और जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल था जिससे ये स्वीटनिंग टेस्ट आती है, वो उन लोगों ने लैब में माइक्रोबियल प्रोसेस से आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया और उससे क्या करने लगे, फैक्ट्री में स्टीविया बनाना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से ये सारे किसान अब क्या करेंगे, जो इसको उगाया करते थे, सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या होगा उनका, तो वही बात है। तो ये क्या था, ये एक आज के टाइम में ये बायोपायरेसी हुई ना, ये भी तो बायोपायरेसी हुई। वो किसान जो कि स्टीविया को आज तक उगा रहे थे उनको बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन उन्हीं के किसान के उगाए हुए स्टीविया का क्या किया उन्होंने डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, यानी डीएनए आरएनए वाला जो भी डेटा है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो डिजिटली किसी डेटाबेस में स्टोर्ड है, उसको एक्सेस कर लिया और उसको एक्सेस करके उन्होंने इसका कमर्शियल यूज कर लिया और अपना फायदा कर लिया। तो यही है दोस्तों डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। क्या है, किसी भी स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंसिंग वाला डेटा है। दोस्तों नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है, याद है ना, नगोया प्रोटोकॉल कहता है कि ऐसी चोरी नहीं चलने देंगे। अगर मेरे घर का नीम तुम चुराओगे तो मुझे बेनिफिट दोगे, मुझसे परमिशन लिए बिना नीम भी नहीं चुरा सकते। लेकिन नगोया प्रोटोकॉल बेचारा डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन में चुप है, बता ही नहीं पाता है, अनक्लियर है। उसके टाइम तक ये सारी चीजें हुई ही नहीं थी इस प्रकार से। तो कैसे जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ डेटा को एडमिनिस्टर करना है, नगोया प्रोटोकॉल उसको लेके अनक्लियर है। इसके सिवा कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट नहीं है जो इस प्रकार के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करना है, उससे कैसे बेनिफिट्स हो रहे हैं, उस बेनिफिट्स को कैसे इस्तेमाल करना है कमर्शियल बेनिफिट के लिए, वो उसके बाद उस बेनिफिट से कैसे बेनिफिट शेयरिंग होनी है,
उसको लेके कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन क्या है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है सिंपल शब्दों में, जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा ऑफ एनी स्पीशीज इज दी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। क्या ये बुरी चीज है? नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी चीज भी है ये। आपको मालूम है ना, कोविड वायरस अभी क्या हुआ, दुनिया भर में वैक्सीन बनने लगा। कैसे बना वैक्सीन? तो कोविड के वायरस का जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी, वो जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा इन्हीं प्रकार के डेटाबेस में स्टोर होता था, और जो कि ग्लोबली किसी भी कंट्री को अवेलेबल होता था, सारे रिसर्चर्स को अवेलेबल होता था, वो उस जीनोम सीक्वेंस को पढ़ सकते थे और उसके बाद उसके अनुसार वैक्सीन भी बनाए हैं। तो बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब इस डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? अगर इसका कमर्शियल बेनिफिट है तो प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। तो अब आते हैं मुद्दे पे, तो मुद्दे पे आते हैं वापस से। तो न्यूज में देखिए क्या है, इशू है विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। इससे अगर तुम स्टीविया जैसा प्रॉफिट कमाओगे तो क्या तुम्हें शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेवलप्ड कंट्री बोलती है नहीं, हम तो ऐसे ही शेयर, बिना शेयर किए हम पैसा बनाएंगे। डेवलपिंग कंट्री बोलती है नहीं, तुम हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो। भले आज के टाइम में तुम्हें बंदर टोपी पहन के बैंक के सामने नहीं जाना पड़ता है, यानी कि तुम्हें अफ्रीकन कंट्री में नहीं आना पड़ता है। मेरे घर के पीछे जो नीम का पेड़ है इसकी डाल तोड़ने के लिए तुम्हें मेरे घर तक नहीं आना पड़ता है। तुम्हारे पास सब कुछ डेटाबेस में अवेलेबल है, तुम उसी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन वो स्पीशीज तो मेरा ही था ना, तो इसका अगर पैसा बनाओगे तो पैसा शेयर करो, तो कुछ इसके लिए भी होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे। तो जब आप डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन समझ चुके हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था दोस्तों, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है। तो अब सुनिए क्या हुआ है। तो अफ्रीका का कहना है कि 1% बायोडाइवर्सिटी लेवी टैक्स लगेगा। किस पे? हर प्रोडक्ट के रिटेल प्राइस पे, यदि उसमें कोई भी जेनेटिक रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर वो चाहे डायरेक्टली जेनेटिक रिसोर्स इस्तेमाल करो, मेरे घर के पीछे नीम के पेड़ का डाल तोड़ के ले जाओ, या फिर उसका डीएसआई हो, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, आपने लेबोरेटरी से डेटाबेस से चुराया हो, वो वाला डेटा हो, तो भी आपको उस प्रोडक्ट पे 1% बायोडाइवर्सिटी लेवी लगेगा। और इससे जो पैसे बनेंगे इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन ईयू, कनाडा, ये सारे देश जो कि इस प्रकार के डीएसआई का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? हम तो नहीं देंगे। तो इस वजह से अब काफी इशू हो गया है। नगोया प्रोटोकॉल भी इसे क्लियर कवर नहीं कर रहा है। तो अफ्रीका साफ साफ कह रही है डीएसआई तो भैया ग्रे एरिया बना है, तो इसको रिजॉल्व करो। डेवलपिंग नेशन साफ साफ कह रही है कि डीएसआई भी यदि कोई कंट्री इस्तेमाल करती है तो उसका कॉम्पनसेशन हमें देना पड़ेगा। उस बायोटेक्नोलॉजी का जो आपने यूज किया, उस प्लांट को स्टीविया आपने यूज किया, आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया, तो इसका बेनिफिट आप ले रहे हो तो हमारे साथ शेयर करोगे। लेकिन रिच कंट्रीज हमने देखा है, उन्होंने ऐसा ही प्रॉमिस किया था COP26 में, ग्लासगो में। हमने देखा कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि हम $100 बिलियन क्लाइमेट चेंज के लिए देंगे डेवलपिंग कंट्री को। COP26 ग्लासगो अभी हुआ, आज तक नहीं देखने मिला है $100 बिलियन, किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए डेवलप्ड वर्ल्ड पे ट्रस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है। इसी में आप देखें तो जेनीवा में जो सेशंस चल रहे थे डिस्कशन के, उसमें गैबॉन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अफ्रीका को, ब्राजील को, इंडिया को, एंड साथ साथ चाइना को भी। उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये कमिट करें, ये सालाना $100 बिलियन देंगे बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस के लिए, और इसका 2030 तक ये 700 बिलियन तक राइज कर जाना चाहिए। तो इसी से हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो हमें खर्चा करना है वो हम यहीं से फाइनेंस कर पाएंगे, है ना। तो ये उनका कहना था। तो इसी में अगर आप देखें तो बायो पायरेसी को लेके काफी बड़ा इशू बना हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रही हैं कि आप अगर वो ड्रग डिस्कवरी कर रहे हो यूजिंग आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बी इट द फिजिकल वन, बैंक में गए बंदर टोपी पहन के चोरी की है, बी इट द फिजिकल वन और दी कौन सा डेटा, यूजिंग दी कंप्यूटर डेटाबेस में जो आपके पास स्टोर्ड है, जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है ना, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है। तो ये डेटा भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड ऑफ द डे आप हमारा ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन इज आप वही बायोलॉजिकल डेटा यूज कर रहे हैं, वही बायोलॉजिकल स्पीशीज है, फिजिकली नहीं तो डिजिटली उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इससे अगर पैसे बनाओगे तो हमारे साथ शेयर करना होगा, है ना, ये उनका कहना है। तो इसके लिए 1% बायोडाइवर्सिटी लेवी भी लगवाओ और उससे पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो साफ साफ हो गया है। अगर आप देखें तो मतलब दो पक्ष में बटा हुआ दिख रहा है। डेवलप्ड वर्ल्ड कह रही है कि ये बड़ा, डेवलपिंग वर्ल्ड कह रही है कि कोई भी फ्यूचर में अगर
अगर कुनमिंग में फर्दर डिस्कशन होना है तो उसके लिए ये जो DSI की बात है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, इसको रिकॉग्नाइज करो कि आप DSI की चोरी भी नहीं करेंगे। तो डेवलपिंग वर्ल्ड का साफ साफ कहना है दिस शुड बी एंश्योर्ड कि DSI भी आप चोरी नहीं कर सकते। तो इन समरी they want to prevent biodiversity, developing world wants to prevent biodiversity of their own traditional knowledge as well as the biodiversity which is not available physically but stored in the form of DSI, है ना दोस्तों। इस प्रकार के दोस्तों कहना चाहूंगा जो DSI के डेटाबेस हैं ग्लोबली आप देखें तो एक यूरोप में है, कहाँ गया, जो डेटाबेस है ग्लोबली आप देखें तो वर्ल्ड में 3 मेजर DSI के डेटाबेस हैं, एक जापान में है, एक अगर आप देखें तो यूरोप में है और एक USA में है। ये सब ओपनली अवेलेबल है, कोई भी कंपनी चाहे इन डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकती है और इसको जैसे यूज करना चाहे यूज कर सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ना, किस प्रकार से जब से कंप्यूटेशनल पावर हमारा बढ़ा है तब से आप देखिए किस प्रकार से कितने स्पीशीज हैं जिसमें कितनी ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग हमने की है। आपको कहना चाहूंगा जब जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुआ था ना, ह्यूमन का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग 1982 में शुरू हुआ था, 2002 तक ये कंप्लीट हो पाया, 20 साल लगे। कितना खर्चा हुआ मालूम है? $2 बिलियन। आज के टाइम में भगवान ना करे पर किसी को कैंसर हो जाता है और उनके पास पैसे हैं तो वो भी चाहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग अपनी करवा सकते हैं। खर्चा कितना होता है? शायद इससे भी कम, शायद इससे भी कम, करीबन इतना ही। एक स्मार्टफोन की कीमत पे आज के टाइम में ह्यूमन की जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाती है, महंगे स्मार्टफोन की कीमत पे। तो मेरा वाला महंगा नहीं है, आप समझ लीजिएगा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग आज के टाइम में कंप्यूटेशनल पावर इतना बढ़ गया है कि ये इतना सस्ता हो गया है, तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन बहुत जगह पे स्टोर हो रही है। इससे कुछ फायदे भी हैं, हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में भी काफी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन करते हैं। अक्सर क्या होता है ना, वाइल्ड लाइफ का इलीगल ट्रेड होता है, तो इलीगल ट्रेड होता है और कोई कंसाइनमेंट पकड़ी गई, वो बोलेगा कि नहीं नहीं साहब ये तो दूसरा जानवर का है, या तो ये ऐसी मछली हम बेच रहे थे जो कि लीस्ट कंसर्न है, जिसका कोई दिक्कत नहीं, इसको हंट कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं, उसको हम इसका जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं और फिर सर्च करते हैं डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन में किससे मैच किया, जिससे मैच किया उससे पता चल जाएगा ये कौन सा स्पीशीज है। तो क्या ये इलीगल हंट था, हमें तुरंत पता चल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये आदमी भाई, ये आदमी औरत जो भी है, ये क्या कर रहा है, इस प्रकार के वाइल्ड लाइफ को हानि पहुंचा रहा है। तो वो भी हम करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल है, वैक्सीन बनाने में भी इस्तेमाल है। लेकिन अगर इसका बायोपायरेसी हो रही है इसके जरिए, तो जाहिर सी बात है डेवलपिंग वर्ल्ड को इसके लिए क्या करना चाहिए, पैसे देने चाहिए, उनको एटलीस्ट फेयर एंड एक्सेसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, अकेडमी स्टोर हम जयपुर में लेकर के आ गए हैं। अप्रैल 9 और 10 को मैंडेटरी विजिट के लिए, विजिट तो है ही लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, तो जाएं जाके रजिस्टर जरूर करें। इसके सिवा जब भी अकेडमी आए यूजी कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो ही आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेंगी और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें, ये मेरी तरफ से एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं अगर आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा अकेडमी लाइट है दोस्तों, टेस्ट सीरीज है, KC10 कोड यूज कीजिए, इंटरव्यू प्रोग्राम है उसका भी फायदा उठाएं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है आपको मालूम ही है, लाइव मेंटरशिप है, मींस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है। प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत आप देख सकते हैं 46,791 है, आइकनिक की 67,041 है, ऑप्शनल की 1 साल की 24,750 रुपए है। ये सारी 1 साल की कीमत है और तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट नहीं मिलता है, आपको एक्स्ट्रा मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग भी मिलती है। तो वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।